एनएलसी समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र में वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन योजना लागू, जनता के लिए प्रक्रिया आसान, राज्य में कहीं भी करवा सकते हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। लाहौल स्पीति जिले में नारी शक्ति की नई मिसाल, सांसद, विधायक, डीसी, एसपी और एसडीएम से लेकर हर पद पर महिला। हिमाचल बना ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य। तेलंगाना में एमएलए ऑन व्हील्स की अनोखी पहल, जनता के दरवाजे पर निकलेगा समस्याओं का हल। सिक्किम बना दुनिया का पहला जैविक राज्य, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रचा नया इतिहास। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में साझेदारी, दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज योजना से नागपुर और छिंदवाड़ा जैसे जिलों में फायदा। गुजरात मॉडल से सीखेगा राजस्थान, बीजेपी एमपी एमएलए और मंत्रियों की ट्रेनिंग के लिए केवड़िया में सुशासन कॉन्फ्रेंस। भारतीय छात्र संसद की लोकप्रियता का बढ़ता ग्राफ, बीसीएस की प्रेरणा से देश भर में कई आयोजन, डॉक्टर राहुल कराड़ ने कहा गर्व की बात। महाराष्ट्र सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन योजना को लागू कर दिया है। अब महाराष्ट्र के लोग अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन राज्य में कहीं भी करा सकते हैं। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि पहले प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए उसी इलाके के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाना पड़ता था, लेकिन अब महाराष्ट्र के किसी भी जिले में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। जैसे नागपुर की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन मुंबई से भी किया जा सकता है। इस योजना के तहत पूरी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को समय और दस्तावेजी झंझट से राहत मिलेगी। इस योजना को मुंबई, पुणे और ठाणे में पहले ही लागू किया जा चुका है। 1 मई से ये योजना पूरे महाराष्ट्र में लागू कर दी गई है। महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के लागू होने से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की संख्या और मुनाफा दोनों बढ़ेंगे। 2023 में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की स्टैंप ड्यूटी से महाराष्ट्र सरकार ने 40 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। रियल एस्टेट के जानकारों की राय में डिजिटल युग में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन बेहद जरूरी कदम है। इससे आम लोग समय पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसी योजना से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता भी आएगी। हिमाचल प्रदेश का जनजातीय जिला लाहौल स्पीति आज देश भर में महिला नेतृत्व की एक नई परिभाषा गढ़ रहा है। यहाँ शासन प्रशासन की कमान महिलाओं के हाथ में है। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने इस जिले की कमान महिला अधिकारियों को सौंपकर नारी सशक्तिकरण का एक नया उदाहरण पेश किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले साल विधानसभा में ये घोषणा की थी कि राज्य में वुमेन लीडरशिप जिला प्रशासन सिस्टम शुरू किया जाएगा। अगर इस जिले के जनप्रतिनिधियों की बात करें तो ये जिला जिस मंडी लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, वहां से अभिनेत्री कंगना रनौत सांसद है। लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा है। 2024 में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की। अनुराधा राणा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सबसे कम उम्र की विधायक है, जबकि जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर बीना देवी है। अब अगर जिला प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो हाल ही में हिमाचल सरकार ने आईएएस अधिकारी किरण भड़ाना को डिप्टी कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया है। वहीं जिला पुलिस की कमान एसपी इल्मा अफरोज है, जो एक तेज तरार आईपीएस अधिकारी है, जबकि आकांक्षा शर्मा एसडीएम है। शिखा सिमितिया अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर है। लाहौल स्पीति की ये तस्वीर न सिर्फ प्रेरणादायक है, बल्कि ये बताती है कि जब महिलाओं को समान अवसर मिलते हैं तो वे न केवल नेतृत्व करती हैं, बल्कि बदलाव की नींव भी रखती है। एनएलसी भारत के संस्थापक डॉक्टर राहुल कराड़ हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी विधानसभा और विधायक की कामयाब पहल को दूसरे विधानसभा में लागू किया जा सकता है, जिससे वहां की जनता को भी सफल योजना का लाभ मिल सके। अब बात अगर एक ऐसे पहल की करें जहां जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधि के दरवाजे तक नहीं जाएगी, बल्कि जनप्रतिनिधि खुद हल लेकर जनता के दरवाजे तक पहुंचेंगे, तो कैसा रहेगा? तेलंगाना के मानकोंडूर विधानसभा में एमएलए ऑन व्हील्स ऐसी ही एक पहल है। इसकी शुरुआत मानकोंडूर के विधायक डॉक्टर कवमपल्ली सत्यनारायण ने की है। एमएलए ऑन व्हील्स के तहत डॉक्टर सत्यनारायण एक खास तरह की एम्बुलेंस जैसी गाड़ी में अपने क्षेत्र के जनता के बीच पहुंच रहे हैं। उनका मकसद जनता की शिकायतों को उनके दरवाजे पर ही सुनकर उसका हल निकालना है। इस मुहिम के तहत डॉक्टर सत्यनारायण हफ्ते में 3 दिन एमएलए ऑन व्हील्स से अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और सीधे लोगों की शिकायत सुनेंगे।
हर दौरे में क्षेत्र के सरकारी अधिकारी उनके साथ रहेंगे ताकि शिकायतों का तुरंत समाधान मौके पर ही किया जा सके। डॉक्टर सत्यनारायण ने बताया कि जनता की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे लोग सीधे अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये पहल खासकर उन लोगों के लिए है जो गांव से उनके विधायक दफ्तर तक आने का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। सार्वजनिक जन शिकायतों का तुरंत हल निकालने के लिए एमएलए ऑन व्हील्स जमीनी स्तर पर एक सार्थक पहल है। देश के दूसरे विधानसभा में भी इस मॉडल को अपनाया जा सकता है। भारत का पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम वैसे तो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए लोकप्रिय है, लेकिन अब सिक्किम ऑर्गेनिक फार्मिंग में पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है। आज सिक्किम भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। सिक्किम दुनिया का ऐसा पहला राज्य है जहां पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती होती है। आज सिक्किम की कृषि भूमि पर बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स के फसलें उगाई जाती है। सिक्किम के पहला जैविक राज्य बनने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिक्किम के 4 मंत्रियों के साथ मिलकर एक विशेष पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया है। लेकिन ये कामयाबी सिक्किम को अचानक नहीं मिली है। ये एक दूरदर्शी सोच और 2 दशकों के समर्पण का नतीजा है। 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने सिक्किम से केमिकल फार्मिंग को पूरी तरह खत्म कर ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ने का साहसिक फैसला किया था। इस पहल के अंतर्गत न केवल 75,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को जैविक खेती में बदला गया, बल्कि किसानों को भी ट्रेनिंग दी गई, बाजार व्यवस्था तैयार की गई और ऑर्गेनिक नीति को जमीन पर उतारा गया। सिक्किम में इस परिवर्तन का असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहा। आज सिक्किम की हवा, पानी और मिट्टी पहले से ज्यादा शुद्ध है। टूरिज्म को भी नया आयाम मिला है। लोग अब इसे इको टूरिज्म पैराडाइज के तौर पर देखने लगे हैं। 2018 में इस प्रयास को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली जब संयुक्त राष्ट्र सिक्किम को फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड से नवाजा। ये कहानी है भविष्य के भारत की, एक ऐसा भारत जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर विकास की राह चुनता है। सिक्किम ने देश के सभी राज्यों के सामने ऑर्गेनिक फार्मिंग का शानदार मॉडल पेश किया है। सिक्किम ने यही साबित किया है कि सही नीति, इच्छा शक्ति और जनता के सहयोग से जमीन पर बदलाव मुमकिन है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मिलकर अब दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना को जमीन पर उतारने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस परियोजना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के हजारों हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जिससे इन इलाकों से होने वाले पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना में 31.13 टीएमसी जल का उपयोग होगा। इसमें से 11.76 टीएमसी मध्य प्रदेश को और 19.36 टीएमसी जल महाराष्ट्र राज्य के हिस्से में आएगा। इससे मध्य प्रदेश के करीब 1,23,000 हेक्टेयर भू क्षेत्र और महाराष्ट्र के करीब 2,34,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की स्थायी सुविधा उपलब्ध होगी। इस परियोजना से एमपी के बुरहानपुर, खंडवा और छिंदवाड़ा जिले को लाभ मिलेगा। वहीं महाराष्ट्र में नागपुर जैसे बड़े शहर में पीने के पानी की समस्या दूर होगी। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना को राष्ट्रीय जल परियोजना घोषित कराने के लिए केंद्र सरकार से चर्चा की जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत कोई गांव प्रभावित नहीं होगा। इसमें पुनर्वास की भी आवश्यकता नहीं होगी। राजनीतिक दल भी अपने अपने शासित राज्यों के बेहतर मॉडल को दूसरे राज्यों में लागू करने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसी तर्ज पर बीजेपी अब सुशासन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है। राजस्थान के बीजेपी सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के लिए गुजरात के केवड़िया में 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर 5 से 7 मई तक चला। इसमें राजस्थान बीजेपी के 14 सांसद और 118 विधायकों ने हिस्सा लिया। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य जहां इन्हें गुजरात मॉडल की खूबियों से रूबरू कराना रहा, वहीं दूसरी ओर सरकारी प्रणाली में सुशासन, संगठन में अनुशासन और संवाद, जनता से संपर्क और फीडबैक प्रणाली जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। बीजेपी गुजरात मॉडल की कामयाबी को दूसरे राज्यों में भी दोहराना चाहती है। बीजेपी गुजरात में 1995 से अब तक लगातार सत्ता में रही।
सुशासन कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी की कोशिश राजस्थान में भी गुजरात मॉडल की खूबियों को लागू करना और जनता में मजबूत पकड़ बनाना है। इस कॉन्फ्रेंस में लोकल इलेक्शंस प्लानिंग, फीडबैक ड्रिवन गवर्नेंस और वोटर एंगेजमेंट पर भी चर्चा हुई। ये आयोजन के जरिए गुजरात के सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल को समझने का मौका राजस्थान बीजेपी नेताओं को भी मिला। भारतीय छात्र संसद पिछले 14 सालों में युवा अभिव्यक्ति का मजबूत ब्रांड बनकर उभरा है। बीसीएस से प्रेरणा लेकर देश भर में राष्ट्रीय युवा संसद, हरियाणा, गुजरात और बिहार युवा संसद जैसे आयोजन हो रहे हैं। बीसीएस के संस्थापक डॉक्टर राहुल कराड ने कहा कि भारतीय छात्र संसद सही मायने में अपने उद्देश्य में सफल हो रहा है। आइए देखते हैं कि कैसे बीसीएस देश भर में युवा संवाद को प्रेरित कर रहा है। वर्ष 2005 में MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना के बाद से ही इसके संस्थापक डॉक्टर राहुल कराड युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय मंच की स्थापना पर विचार कर रहे थे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आए, सभी आइडियोलॉजीज के लोग आए, विचारों के लोग आए। 2011 में BCS के जरिए डॉक्टर राहुल कराड ने युवा संवाद की जो मशाल जलाई, अब उसकी रोशनी दूर दूर तक फैल रही है। BCS की तर्ज पर अब युवा सांसद का आयोजन किया जा रहा है। साल 2019 में शुरू हुआ नेशनल यूथ पार्लियामेंट भी भारतीय छात्र संसद की नींव पर बनी एक इमारत है। Youth Parliament concept initiation has happened from this very center of the country, MIT World Peace University, MIT School of Government, my dear friends. भारतीय छात्र संसद के मॉडल को राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर भी अपनाया जा रहा है। भारतीय छात्र संसद की तर्ज पर देश के कई विश्वविद्यालय में भी छात्र संसद का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय छात्र संसद ये केवल एक उपक्रम नहीं है, ये केवल एक साधारण मंच नहीं है, ये एक सोच है। BCS से प्रेरणा लेकर बिहार छात्र संसद, हरियाणा छात्र संसद जैसे आयोजन हर वर्ष सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, भारतीय छात्र संसद और उसी के पेट से अभी बिहार छात्र संसद की कल्पना हो, गुजरात हो, अलग अलग राज्यों में जो में इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स बनाए, जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु से लेके, और बहुत सारे विधानसभाओं को भी इस मंच के माध्यम से हम अभी तक प्रेरित कर पाए। किसी मुहिम को तभी कामयाब माना जाता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग उस मुहिम से जुड़ते रहे और उसे आगे बढ़ाते रहे। भारतीय छात्र संसद युवा संवाद की एक ऐसी ही सफल मुहिम है। हमें इस बात का गर्व है कि आज भारतीय छात्र संसद देश के कोने कोने तक पहुंचकर न सिर्फ युवाओं की आवाज को बुलंद कर रहा है, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए भी प्रेरित कर रहा है। आपकी खबर NLC समाचार पर। NLC समाचार के जरिए हमारी कोशिश देश के ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधियों और निर्वाचन क्षेत्र की खबरें आप तक पहुंचाना है। अगर आप भी अपनी कोई खबर, अपना कोई अच्छा काम या फिर जनता से जुड़ी किसी योजना के बारे में या कोई सूचना शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर 9209400191 पर भेज सकते हैं। आपकी खबरें हम NLC समाचार पर जरूर दिखाएंगे। NLC समाचार पर फिलहाल इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।